तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दी अनबॉक्स माइंड पे। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके चर्चे सिर्फ भारत ही नहीं, भारत तो छोड़ दो, विदेशों में भी प्रचलित है। तो उनका नाम है महाराणा प्रताप। नाम पे जोर दीजिए, नाम पे ध्यान दीजिए। राणा प्रताप नहीं, सिर्फ राणा नहीं, महाराणा। तो उन्होंने ऐसे कौन से काम किए, ऐसा क्या उन्होंने कर्म किए जिनकी वजह से वो राणा प्रताप से महाराणा प्रताप बन गए। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि किसी के भी बारे में जो कि इतिहास का कोई भी शख्स हो, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो कहाँ जन्म हुआ, कौन कब गद्दी पर बैठे, कब मृत्यु हुई, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सभी जानकारी आप लोगों को किताबों में बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो दोबारा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप क्यों बोला जाता है और उन्होंने ऐसे कौन-कौन से कर्म किए थे। और इसके अलावा आज का युवा जो है, या युवा छोड़ दो, या आज का भारतीय जो भी हो, वो महाराणा प्रताप से क्या सीख ले सकता है, इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। ये चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप जिस क्षेत्र को बिलॉन्ग करते हैं उसका नाम है मेवाड़। मतलब आज भी अगर आप मैप उठाकर देखें राजस्थान का, तो जो दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो कहलाता है मेवाड़। यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारी जगह जो है ये मेवाड़ के अंदर में आती है। और मेवाड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। मेवाड़ जो है वो इतना ही इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना चाहता है, वो मेवाड़ पर बार बार अपनी नजर गड़ाए बैठता है। ऐसा क्या है मेवाड़ में? तो अभी अगर आप मैप उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि मेवाड़ जो है वो गुजरात से लगा हुआ है। अब गुजरात में क्या है? गुजरात जो है वो व्यापारियों का क्षेत्र है। वर्तमान भारत में आज भी गुजरात से जितना व्यापार होता है उतना भारत के किसी क्षेत्र से नहीं होता है। प्राचीन भारत से ही गुजरात जो है वो व्यापार का क्षेत्र है। समुद्र के रास्ते से व्यापार हुआ करता था भारत का, तब भी और आज भी। तो जो भी गुजरात पर कब्जा करना चाहता है, उसे मेवाड़ होकर ही जाना पड़ेगा। आप मैप उठाकर देखिए, अगर दिल्ली से आप गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो राजस्थान होकर जाइए, और अगर राजस्थान होकर जाएँगे तो आपको मेवाड़ होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेवाड़ जो है गुजरात का दरवाज़ा है। और दूसरा रास्ता है मध्य प्रदेश होते हुए। वो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन और वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी टफ है थोड़ी। विंध्या पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं, पठारी इलाका है, कहीं भी नदी है, कहीं भी झरने हैं, उसकी वजह से वो कोई भी राजा उसे प्रेफ़र नहीं करता है, इसलिए वो राजस्थान के रास्ते ही मेवाड़ के अंदर घुसना चाहता है। इसका मतलब ये है, जिसे भी भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करना है, उसे गुजरात पर राज करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर राज कर सके। जिसके पास अर्थव्यवस्था होगी, वही भारत पर राज करेगा। और अगर गुजरात पर राज करना है, तो मेवाड़ को अपने कब्ज़े में करना ही पड़ेगा। यही है मेन पॉइंट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच के पॉलिटिकल टसल बोल लो, मिलिट्री टसल बोल लो, या जो आपकी मर्ज़ी आप बोल लो। यही है मेन पॉइंट, मेवाड़ पर कब्ज़ा। क्यों? क्योंकि मेवाड़ जो है वो गुजरात का दरवाज़ा है। इस पॉइंट को याद रखिए। ये है मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो लड़ाई चल रही है उसका मेन पॉइंट यही है। मेवाड़ पर कब्ज़ा क्यों? क्योंकि मेवाड़ जो है गुजरात का दरवाज़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जीत चुका था। उसे दिल्ली की राजगद्दी मिल गई थी। उसके बाद फिर उसने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गुजरात पर कब्जा करना ज़रूरी है, और गुजरात जाने के लिए राजस्थान को जीतना ज़रूरी है, और राजस्थान जो है राजपूतों का इलाका है। तो राजपूतों को खुश करने के लिए अकबर ने एक नीति बनाई जिसे राजपूत पॉलिसी या राजपूत नीति बोला जाता है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जब अकबर की तरफ से सभी राजपूत राजाओं को फरमान गया संधि बनाने का, दोस्ती करने का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया अकबर ने, लेकिन जो राणा उदय सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप के पिता हैं, उन्होंने भी सभी राजपूत राजाओं को फरमान भेजा कि इन मलेच्छों का साथ कोई नहीं देगा।
उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजपूतों का एक संघ बनाया जाए और मुगलों के खिलाफ लड़ा जाए। अब भारत का दुर्भाग्य बोलूँ कि भारत को श्राप बोलूँ, मतलब एकता लाना मेरे ख्याल से तो भगवान के लिए भी पॉसिबल नहीं है इंडिया में। आज भी आप देख सकते हैं, कभी हम क्षेत्र के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी जात के नाम पे लड़ रहे हैं। तो उस समय भी एकता नहीं हो सकती, आज भी पॉसिबल नहीं है। खैर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक फ्रंट बनाया जाए, राजपूत फ्रंट बनाया जाए मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो उसमें काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा राणा उदय सिंह ने राजा भारमल को भी संदेश भेजा कि तुम इन मलेच्छों का साथ दे रहे हो, अपनी बेटियों की शादी उनसे कर रहे हो। और जो राजा भारमल जो हैं वो अकबर के ससुर जी हैं, उनकी जो बेटी हरकाबाई अकबर की पत्नी थी। तो जो ये जो शब्द मैंने बोला ना मलेच्छ, ये एक विदेशी शब्द है, मतलब मलेच्छ का मतलब होता है विदेशी। प्राचीन भारत में विदेशियों को यवन कहा जाता था और मध्य भारत में विदेशियों को मलेच्छ बोला जाता है। मलेच्छ शब्द का अर्थ होता है विदेशी, मतलब वो इंसान जो बाहर से आया है और भारतीय संस्कृति को नहीं मानता है। यहीं से वो शब्द निकला है मलिच्छ, यानी कि गंदा। तो राणा उदय सिंह ने सभी राजपूत राजाओं को फरमान भेजा कि मलेच्छों का साथ कोई नहीं देगा। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। बस यहीं से टकराव शुरू हो गया मुगलों और राणा उदय सिंह के बीच में। इसके बाद 1572 के आसपास की बात है, जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे, वो राजा बने। उन्होंने ये लड़ाई जारी रखी। कई लोगों को अकबर ने भेजा, टोडरमल को भेजा, मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने बिल्कुल भी उसमें कोताहल नहीं बरती। उनका बिल्कुल एकदम बिल्कुल माइंडसेट था कि मुगलों से दोस्ती तो नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब टोडरमल आते थे, मान सिंह आते थे कि जिले लाही ने बुलाया है। जिले लाही मतलब अकबर, जिले लाही ने बुलाया है, दरबार में जाना पड़ेगा। महाराणा प्रताप कहते थे कि दरबार तो पहली बात जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो सजदा नहीं करेंगे। ये था उनका माइंडसेट कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। यहीं से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में भी टकराव शुरू था। कई सेनापतियों को भी भेजा। बहलोल खान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बहलोल खान को अकबर ने भेजा कि जिंदा पकड़ के लाना है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप ने उसको, बहलोल खान को तलवार की एक वार से आधा काट दिया। मतलब क्या जान रहे हो उस व्यक्ति में, आप सोच के देखिए कि तलवार की एक वार से आदमी को यहाँ से पूरा उन्होंने काट दिया, और वो जिस घोड़े पर बैठा था वो भी आधा कट गया। अब आप सोच के देखिए, इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, इतनी शक्ति रही होगी सोचिए उनमें। तो उसके बाद फिर अकबर को समझ में आ गया कि इतना इजी गेम नहीं है महाराणा प्रताप को हराना। अब दोनों को समझ में आ गया था कि एक युद्ध तो होगा, और युद्ध हुआ भी। युद्ध हुआ 1576 में, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अब काफी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि इसमें अकबर जीता कि महाराणा प्रताप जी जीते, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा ये मानना है ये युद्ध अनिर्णायक था। हालांकि इस युद्ध के बाद जो राजधानी, जो मेवाड़ की जो राजधानी है, उदयपुर और चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है, वो अकबर के कब्जे में जरूर चला गया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई जारी रखी। महाराणा प्रताप को अपना महल खोना पड़ा, अपना राजपाट सब कुछ खोना पड़ा। उसके बाद भी जंगलों में रहकर उन्होंने छापामारी युद्ध, यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से उन्होंने मुगल सेना पर आक्रमण करते रहे। वो उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। इसीलिए ये युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा। मेरे हिसाब से अनिर्णायक बोला जाए इसे। इसी युद्ध में एक और कैरेक्टर है, एक नहीं दो कैरेक्टर हैं, और वो है चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा है, और दूसरा है राम प्रसाद, जो कि महाराणा प्रताप का हाथी है। चेतक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति का पालतू जानवर है कि पेट एनिमल इतना ज्यादा फेमस हो, उस व्यक्तित्व का कैरेक्टर कैसा रहा होगा, आप सोच के देखिए। चेतक जो है, वो जो घोड़ा जो है, वो इतना ज्यादा फेमस है कि भारत में उसके नाम पर गाड़ी निकली है, बजाज चेतक। आप लोगों ने सुना होगा। आप सोच के देखिए, वो एक इकलौता जानवर है जिस पर कविता लिखी गई है। श्याम नारायण पांडे ने लिखी है, चेतक की वीरता। कभी गूगल में डालकर पढ़िए, रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े का हवा से पड़ गया पाला था। पढ़िए इस कविता को। वो
चेतक जो है वो इकलौता एनिमल है जिस पर कविता लिखी हुई है। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पेट एनिमल पर कविता लिख रही है, गाड़ी निकल रही है, वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा और ये महानता आई कैसे? इस बात पर चर्चा करनी ज़रूरी है। इससे आप लोगों को सीख मिलेगी कि वो क्यों महान बन गए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि महाराणा प्रताप को अपना राजगद्दी, अपना राजमहल सब कुछ छोड़ना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। इसका मतलब जिस भी इंसान में त्याग, तपस्या, युद्ध और साहस होगा, वो महा कहलाएगा। बस यहीं से वो राणा प्रताप से महाराणा प्रताप बन गए। ये है रीज़न। कैसे? अब देखिए, गरीबी से अमीरी में जाना बहुत आसान है। अगर आप गरीब हैं, फिर आप पैसे कमाकर अमीर बन गए, तो आपके लिए लाइफ़ बहुत ही ईज़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप गर पहले से ही अमीर हैं और वहाँ से फिर आप गरीबी में जाते हैं, तो आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ़ हो जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो ज़िंदगी जो है, ये बहुत, बहुत दुःख देती है। बस यही महाराणा प्रताप के साथ हुआ है। इतना होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मतलब जो व्यक्ति राजा है, जिसके पास महल है, सोने का चम्मच, सोने की थाली में जो खाना खाता है, उसे साधारण जीवन बिताना पड़ रहा है युद्ध के बाद। पथरीली ज़मीन पर सोएँगे, घास की रोटी खाएँगे, सेना नहीं है तो आस-पास के जो भील जो आदिवासी रह रहे हैं, उनकी सेना बना ली उन्होंने। इसका मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। अंदर में मतलब आप सोचिए आंतरिक शक्ति कितनी मजबूत होगी महाराणा प्रताप की। आप सोच के देखिए कितनी मजबूत होगी आंतरिक शक्ति। और आज का युवा और आज के लोग, थोड़ा-सा कुछ होता है बस परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ़ बाहरी दुनिया पर जी रहे हैं ना, उपभोक्तावाद यानी कि कंज़्यूमरिज़्म और सिर्फ़ पैसे कमाने के चक्कर में हमने अंदर की जो ताकत है उसको भूल गए हैं। इसलिए तो आज का युवा परेशान है, इसलिए तो आजकल के लोग परेशान हैं। क्योंकि कम्फ़र्ट लाइफ़ आ गई ना, कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। जब तक कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। बिना तपस्या के, बिना त्याग के कोई भी मंज़िल को आप प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ही कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज का व्यक्ति सिर्फ़ बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, सिर्फ़ बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, अंदर से एकदम खोखला है। जो व्यक्ति अंदर से जित बाहर से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, वो अंदर से उतना ही ज़्यादा खोखला है। ये आज की सच्चाई है। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने योग साधना करना छोड़ दिए हैं। इसलिए मैं आप लोग से बार-बार कहता हूँ कि योग साधना पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसके बाद छापेमारी युद्ध का उन्होंने सहारा लिया, बार-बार मुगलों पर आक्रमण किया, अपना कुछ क्षेत्र उन्होंने वापस भी लिया और चावंद नाम की जगह पर उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, दोबारा एक राजधानी बनाई। उसके बाद फिर अकबर को भी समझ में आ गया और उन्हें अपनी सेना से बोला भी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद अकबर भारत के उत्तर-पश्चिम इलाके पर ध्यान देने लग गया, क्योंकि वहाँ पर उज़्बेक ताकत दोबारा सर उठा रही थी, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अपने सेनापतियों से बोला कि छोड़ो यार, जाने दो। तुम इनसे तो जीत पाओगे नहीं, महाराणा प्रताप से जीत तो पाओगे नहीं, छोड़ दो, जाने दो। और फिर भी लड़ाई उन्होंने जारी रखी, भीलों की सेना बनाई, पथरीली ज़मीन पर सोते थे, घास की रोटी खाते थे, महल सब कुछ त्याग दिए थे। राजा होने के बावजूद भी, साधारण जीवन व्यतीत करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये था महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व। इसके बाद 1596-97 में उनकी चावंद में ही मृत्यु हो गई। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त उन्हें चोट लग गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर को भी दुख हुआ था। कहते हैं ऐसा, कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी मिलते हैं और मेरा ये मानना है कि हुआ होगा। देखिए, अब आप अकबर को मुगल की तरह देखेंगे, एज़ अ मुस्लिम देखेंगे तो बात अलग है। लेकिन
चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, उसने भारत पर कब्जा तो किया था। चाहे गलत तरीके से ही सही, अच्छा तरीका हो, गलत तरीका हो, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन उसने भारत पर कब्जा तो किया था। ये तो सच है। तो जो व्यक्ति पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है, वो समझदार तो होगा। हो सकता है क्रूर होगा, जो भी होगा, वो आप लोगों का मैटर है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो आप लोग की सोच है। उसने अगर ऐसा व्यक्ति जो भारत पर कब्जा कर सकता है, वो अगर अपने दुश्मन के मरने पर रोता है, मतलब कुछ तो बात रही होगी महाराणा प्रताप में। कुछ तो ऐसा रहा होगा उनके व्यक्तित्व में जिसके कारण उनका दुश्मन भी उनके मरने पर दुःख जता रहा है। अब आप सोच के देखिए। इसीलिए उनको सिर्फ राणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो इनसे हमको सीख ये मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ हार जाओ, फिर भी हार नहीं मानना है। अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना है। और यही मेरा मेन मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू। महाराणा प्रताप के थ्रू मेरा यही मेन मैसेज है, लड़ाई और युद्ध कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर 1% हिस्सा भी अगर आप लोग महाराणा प्रताप की तरह बन जाए, तो ये देश अगले 1 साल में सुपर पावर बन जाएगा, गारंटी बन जाएगा। तो महाराणा प्रताप से यही सीखने को मिलता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, युद्ध और साहस कभी नहीं त्यागना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। और भी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ।